बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की सेकंड एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस एपिसोड में जो हम आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ये एमसीक्यूज एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, स्ट्रेस इन स्पोर्ट्स, एंजाइटी इन स्पोर्ट्स, इन तीन टॉपिक्स के ऊपर बनाए गए हैं। ये टोटल 20 एमसीक्यूज हैं और हमने कोशिश की है कि इन 20 एमसीक्यूज में हम एग्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के हवाले से जितनी भी चीजें हैं उनको कवर करें, क्योंकि हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की हुई है इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज के साथ साथ, यानी कि आप ये कह लें कि एमसीक्यूज की बिना पे, एमसीक्यूज की तर्ज पे सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करवाएं कि स्टूडेंट का जब तक सब्जेक्टिव पोर्शन क्लियर नहीं होगा, जब तक उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो एमसीक्यूज को समझ नहीं सकेगा या एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम एक टॉपिक को लें, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो एमसीक्यूज की बिना पे, एमसीक्यूज की तर्ज पे, एमसीक्यूज के बहाने हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें, ताकि उसको पता चल जाए कि मेरा ये वाला जो टॉपिक है इससे जुड़ी हुई और कौन कौन सी चीजें हैं। लाइक अगर अग्रेशन है तो अग्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अग्रेशन की डेफिनेशन के हवाले से, अग्रेशन की टाइप्स हैं, अग्रेशन की थ्योरीज हैं, अग्रेशन का को मेजर करने के लिए टेस्ट है, अग्रेशन के बेनिफिट्स हैं इन स्पोर्ट्स में। यानी कि हम एमसीक्यूज में ये कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो हम आप लोगों के साथ इन स्लाइड्स में और थोड़े से एमसीक्यूज में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें। तो होप्स हो कि आपको इन एमसीक्यूज की, इन सीरीज की समझ आ रही होगी। प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था एमसीक्यूज ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पार्ट 1, उसमें हमने हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर बात की थी, और आज के लेक्चर में अग्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, साइकोलॉजी इज टॉट टू द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज, कि साइकोलॉजी हम फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाते हैं, उसकी वजह क्या है। अब हमें पता है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया था, डिफाइन, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि साइकोलॉजी से मुराद क्या होता है। साइकोलॉजी से मुराद ये है कि ये माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी है, यानी कि ये माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड है। इसी वजह से हम इसको पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को बढ़ाते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स में बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसमें अगर हम फोकस करें ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि इट इज रिलेटेड टू बिहेवियर, क्योंकि ये बिहेवियर से रिलेटेड है, इस वजह से हम फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, अग्रेशन इज डैश। अब यहां पे हमसे वो अग्रेशन की डेफिनेशन पूछना चाह रहा है, अग्रेशन क्या है। तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी के अंदर या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हम अग्रेशन से मुराद क्या लेते हैं। हम अग्रेशन से मुराद ये लेते हैं कि अग्रेशन के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 पे इंटेंट, यानी कि आपका इरादा होना जरूरी है, यानी कि ये आप कह लें कि अग्रेशन की डेफिनेशन है, इंटेंट, आपका इरादा होना जरूरी है। नंबर 2 पे आप किस दूसरे को हार्म करें या इंजर्ड करें, ठीक है, यानी कि वैसे नुकसान पहुंचाएं या उसको कोई इंजरी वगैरह उसको इंजर्ड करें। और तीसरे नंबर पे ह्यूमन बीइंग्स। ये तीन चीजें जब मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं अग्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, इंटेंडेड, यानी कि अग्रेशन असल में है क्या, ये एक बिहेवियर है, ये आपका एक बिहेवियर है। और ये बिहेवियर कैसा है कि इसमें आपका इरादा शामिल होता है, यानी कि आपसे कुछ एक्सीडेंटली नहीं होता, बल्कि आप जानबूझकर इरादतन करते हैं। क्या करते हैं जी, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या उसको इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम अग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीन चीजों का होना जरूरी है अग्रेशन के लिए। अब यहां पे वो हमसे अग्रेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो अगर हम फर्स्ट ही ऑप्शन पे गौर करें, रेफर टू एनी बिहेवियर दैट इज हॉस्टाइल, डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट विद अदर, तो ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको हम अग्रेशन कहेंगे। दूसरे ऑप्शंस में देखिए ना, काइंडनेस लिखा हुआ है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। फिजिकल टेम्परामेंट लिखा हुआ है, इसको भी हम नहीं कह सकते, यानी कि ये कह लें कि कंप्रीहेंसिव या क्लियरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। और ऑप्शन डी तो इसका नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सेकंड थर्ड एमसीक्यू देखिएगा, एंगर इज द बेस इन डैश अग्रेशन, कि किस अग्रेशन में एंगर हमारी बेस होता है, एंगर हमारी वजह बनता है या प्राइमरी मोटिव हमारा एंगर होता है, बुनियादी मकसद हमारा एंगर होता है। तो असल में
हम अग्रेशन की जब टाइप्स पढ़ते हैं ना, तो अग्रेशन की दो टाइप्स हैं, याद रखिएगा। एक को हम कहते हैं हॉस्टाइल अग्रेशन, जैसा कि ये देखें एमसी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है हॉस्टाइल अग्रेशन, और दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। अब इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन जो होता है, इसमें हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद कोई गेम में एडवांटेज गेन करना होता है, हम कोई फायदा लेना चाह रहे होते हैं। हमारा मकसद अपने अपोनेंट को जख्मी करना नहीं होता, या सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि हम उसको जख्मी या नुकसान इस बेस पे पहुंचाते हैं कि हमारा मकसद कोई स्पोर्ट्स में फायदा लेना था। मींस कि मेरे एक अपोनेंट प्लेयर के पास फुटबॉल में, फर्ज करें अपोनेंट प्लेयर के पास बॉल था, अब मेरा प्राइमरी मोटिव जो था, मेरा बुनियादी मकसद जो था, वो उससे बॉल स्नैच करना था। इसलिए मैंने उसको धक्का दिया या उसको मारा या उसके साथ अग्रेसिव बिहेवियर शो किया, क्योंकि मैं गेम में कोई एडवांटेज लेना चाह रहा था, उससे बॉल लेना चाह रहा था। ये मेरा होगा इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, जिसमें मेरी बेस जो होगी वो कोई एडवांटेज लेना होता है, कोई प्रिविलेज लेना होता है स्पोर्ट्स में। और दूसरा जो हॉस्टाइल एग्रेशन है ना, इसमें मेरा जो प्राइमरी मोटिव होता है या मेरी जो बेस होती है ना, वो एंगर होता है। यानी कि मैं कोई गेम में फायदा नहीं लेना चाह रहा होता, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, सिर्फ उसको मारना चाहता हूं, धक्का देना चाहता हूं। गेम में कोई मेरा फायदा लेना मकसद नहीं था, प्राइमरी मोटिव सिर्फ और सिर्फ अगले बंदे को नुकसान पहुंचाना था, तो उसको हम हॉस्टाइल एग्रेशन कहेंगे। तो याद रखिएगा अग्रेशन की दो टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और हॉस्टाइल एग्रेशन। अब यहां पे वो हमसे पूछ रहा है जी एंगर इज द बेस। अब एंगर किस किस्म के एग्रेशन में हमारी बेस होता है, यानी कि किस किस्म के एग्रेशन में हमारा प्राइमरी मकसद सिर्फ और सिर्फ एंगर होता है, तो वो हॉस्टाइल एग्रेशन में ऑप्शन सी इज करेक्ट। हॉस्टाइल एग्रेशन जो होता है, इसमें हमारा मकसद, हमारी बेस, हमारा प्राइमरी मोटिव जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एंगर होता है। हम कोई फायदा नहीं लेना चाह रहे होते गेम में, सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद होता है। और हॉस्टाइल एग्रेशन जो है, इसको हम नेगेटिव एग्रेशन भी कहते हैं, रिएक्टिव एग्रेशन भी कहते हैं, अफेक्टिव एग्रेशन भी कहते हैं, इंपल्सिव एग्रेशन भी कहते हैं, अनसेंसेशनल एग्रेशन भी कहते हैं। ये सारे इसके अदर नेम्स हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 देखें जी, अग्रेशन एम्ड एट ऑब्टेनिंग एन ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। अब ये देखें ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, ठीक है, आर स्पेस विद नो डेलिब्रेट इंटेंट टू हार्म एन अदर पर्सन, कि हमारा कोई डेलिब्रेटली हम दूसरे पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, अरादतन दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, बल्कि इसकी बजाय हम क्या करना चाहते थे, एम्ड एट ऑब्टेनिंग, हमारा मकसद जो था वो क्या ऑब्टेन करना था, क्या हासिल करना था, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज आर स्पेस, के हम कोई एग्जेम्पशन लेना चाहते थे, कोई फायदा लेना चाहते थे। प्रिविलेज से मुराद यहाँ पे एग्जेम्पशंस होता है, यानी कि रूल से हटके कोई चीज लेना, फायदा लेना, ठीक है। तो हम कोई एन ऑब्जेक्ट प्रिविलेज की, हम किसी चीज का कोई फायदा लेना चाहते थे, कोई रूल से हटके या रूल्स को रिलैक्स करना चाहते थे, ये हमारा मकसद था। तो इस किस्म के अग्रेशन को हम क्या कहेंगे, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन कहेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जैसे हॉस्टाइल अग्रेशन के हमने अदर नेम्स पढ़े, इसी तरह इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन जो होता है ना, इसके दूसरे नाम जो है वो पॉजिटिव अग्रेशन भी इसको हम कहते हैं, सेंसेशनल अग्रेशन भी इसको कहा जाता है, चैनल अग्रेशन भी इसको कहा जाता है, प्रीडेटरी अग्रेशन भी इसको कहा जाता है। और बाज औकात इस तरीके से भी एमसीक्यूज आ जाता है जी, चैनल अग्रेशन इज अनदर नेम ऑफ डैश अग्रेशन। ऑप्शन में उसने इंस्ट्रूमेंटल हॉस्टाइल रिलेशन दिए होंगे, तो हमें पता होगा कि चैनल अग्रेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन का ही दूसरा नाम है। तो आपने इसके अदर नेम जो है वो भी याद कर लेने हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 देखें जी, अ फॉर्म ऑफ हॉस्टाइल अग्रेशन, अ फॉर्म ऑफ हॉस्टाइल अग्रेशन, कि वो हॉस्टाइल अग्रेशन की एक किस्म है दैट डज डैमेज एन अदर्स peer relationship as in social exclusion or rumor spreading, कि इसमें अच्छा हॉस्टाइल अग्रेशन के बारे में जैसे पहले हम पढ़ा, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में, कि हॉस्टाइल अग्रेशन क्या होता है, जिसमें हमारा प्राइमरी मोटिव, हमारी बेस जो होती है वो एंगर होता है, हम अगले बंदे को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब जो हॉस्टाइल अग्रेशन है ना, इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। हॉस्टाइल अग्रेशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं, और एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि हॉस्टाइल अग्रेशन हैज डैश टाइप्स, तो हमें पता होगा जी 3 टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, वर्बल अग्रेशन है, फिजिकल अग्रेशन है और सोशल अग्रेशन है। वर्बल से मुराद ये कि जिसमें आप
अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, गालम ग्लोच जैसे हम कहते हैं गालम ग्लोच उसको करना, ठीक है, बुरा भला कहना, ये वर्बल एग्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि इससे भी उसको नुकसान पहुंचता है। नुकसान जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली उसको पहुंचाएंगे, हम उसको मेंटली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं ना। जब आप उसको बुरा भला कहेंगे, उसके साथ गालम ग्लोच करेंगे, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, मेंटली उसको नुकसान पहुंचेगा। और दूसरे नंबर पे फिजिकल एग्रेशन होता है, जिसमें आप उसको फिजिकली चार्ज करते हैं, फिजिकली धक्का देना, मारना वगैरह वगैरह। और तीसरा जो होता है उसको हम सोशल एग्रेशन या रिलेशनल एग्रेशन कहते हैं। हॉस्टाइल एग्रेशन की तीन टाइप्स हमने पढ़ी हैं, वर्बल, सोशल, वर्बल, फिजिकल और सोशल एग्रेशन। वर्बल को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया, फिजिकल को भी, और सोशल या रिलेशनल एग्रेशन क्या होता है कि इसमें हम दूसरे पर्सन की जो फेम होती है, उसका जो सोशल स्टेटस होता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कि उसके बारे में फेक न्यूज उसकी कम्युनिटी में, उसके फ्रेंड्स में उसके बारे में गलत खबरें, गलत फेक न्यूज फैला देते हैं। मसलन हम उसके बारे में कहते हैं जी ये आइस यूज करता है, ये नशा करता है, या इस तरह की कोई बैड चीज उसके साथ रिलेट कर दें और ये बात उसकी कम्युनिटी में, उसके दोस्तों में फैला दें, जिससे उसकी फेम को नुकसान पहुंचे, जिससे उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचे, जिससे उसका पीयर रिलेशनशिप खराब हो। पीयर रिलेशनशिप से मुराद ये कि जो उसके दोस्तों का ग्रुप शुप होगा, जो उसकी कम्युनिटी होगी, और जिससे उसका जो सोशल एक्सक्लूजन है, यानी कि सोशली वो उसको परेशानी हो लोगों का सामना करने में, सोशल पार्टिसिपेशन में उसको मसाइल का सामना करना पड़े, रूमर वगैरह उसके बारे में गलत खबरें हम फैला दें, तो इस किस्म की अग्रेशन को हम क्या कहेंगे? रिलेशनल अग्रेशन या सोशल अग्रेशन कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिलेशनल अग्रेशन या सोशल अग्रेशन। नंबर 6 पे देखिएगा जी, द अग्रेसर में डायरेक्ट अग्रेशन टूवर्ड whoever is nearest instead of original stimuli, this is called। अब अग्रेशन को एक्सप्रेस करने को, अग्रेशन के इजहार के भी तरीके हैं। एक डायरेक्ट अग्रेशन होता है, एक इनडायरेक्ट है और एक डिस्प्लेस्ड है। डायरेक्ट अग्रेशन से मुराद ये है कि जिसमें हम अपने अग्रेशन का इजहार जो है वो डायरेक्टली करते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल हमारा स्टिमुलाई होता है, जिस पे हमें एंगर होता है, जिस पे हमें गुस्सा होता है, जिसको हम अग्रेशन का इजहार जिसके साथ करना चाहते हैं, डायरेक्टली उसके साथ करते हैं। यानी कि या उसके फेस पे उसको अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, या उसको फिजिकली चार्ज करना वगैरह वगैरह, यानी कि फेस टू फेस करना, या फेस टू फेस उसको मारना, ठीक है। तो ये हमारा होगा डायरेक्ट एग्रेशन। इनडायरेक्ट ये होता है कि जिसमें हम पीछे बैठ के उसके साथ एग्रेशन का इजहार करते हैं, जैसे हमने सोशल एग्रेशन या रिलेशन एग्रेशन पढ़ा कि डायरेक्टली एग्रेशन का इजहार नहीं करते, बल्कि बैठ के, पीछे बैठ के उसके बारे में रूमर्स फैला देते हैं, गलत खबरें फैला देते हैं, तो इसको हम इनडायरेक्ट एग्रेशन कहते हैं। तीसरे नंबर पे देखें डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। डिस्प्लेस्ड एग्रेशन ये होता है कि जिसमें हम ओरिजिनल स्टिमुलाई की बजाय जो हमारे नियरेस्ट होता है उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ अग्रेसिव बिहेव करते हैं। मसलन फर्ज करें जी कि एक फुटबॉल का फर्ज करें मैच हो रहा था, तो एक जो टीम का प्लेयर था उसने गोल कर दिया, ठीक है। अब हमें गुस्सा तो उस पे था कि उसने गोल कर दिया, तो उसकी बजाय हम क्या करें कि हमारे पास जो खड़ा हुआ उसी टीम का कोई मेंबर था, ठीक है, या उसी टीम से ताल्लुक रखने वाला कोई भी पर्सन था, तो हम उसके साथ अग्रेसिव बिहेव करते हैं, उसको मारते हैं या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ओरिजिनल स्टिमुलाई की बजाय नियरेस्ट कोई भी पर्सन हो या कोई भी जानदार हो, उसको अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको हम डिस्प्लेस्ड अग्रेशन कहते हैं। और ये अग्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, मैंने जैसे आपको बताया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डिस्प्लेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नंबर 7 पे देखें जी, थ्योरीज ऑफ अग्रेशन इंक्लूडेड। अब अग्रेशन के बारे में जो थ्योरीज हैं जी, वो टोटल 3 थ्योरीज हम इसके बारे में ज्यादातर जो पढ़ते हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी भी अग्रेशन के हवाले से है, सोशल लर्निंग थ्योरी भी है, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी भी है। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है ये अग्रेशन से रिलेटेड है, और इनको आपने अपने तौर पे तैयार कर लेना है। बाज़ औक़ात इनके बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसने प्रेजेंट की थी और कब की थी। इंस्टिंक्ट थ्योरी जैसे सिगमंड फ्राइड ने 1927 में प्रेजेंट की थी, सिगमंड फ्राइड ने इंस्टिंक्ट थ्योरी, जिसमें वो ये कहता है कि अग्रेशन जो है ये एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, यानी कि वो कहता है ये हमारा हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हम इसको खत्म नहीं कर सकते, अलबत्ता हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक। तो वो कहता है जैसे दूसरे हमारे इंस्टिंक्ट हैं, इसी तरह अग्रेशन भी हमारा इंस्टिंक्ट है, हमने ऐसा करना ही करना है, अग्रेशन का इजहार करना ही करना है, ठीक है।
और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो है सिगमंड फ्राइड की जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है, इसमें दो वर्ड उसने यूज किए थे, एक लाइफ ड्राइव्स और दूसरे डेथ ड्राइव्स। लाइफ ड्राइव से मुराद उसने कहा था कि ये ऐसी चीजें, ये ऐसे ड्राइव्स हैं जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, या कह लें कि लाइफ की तरफ लेके जाते हैं। उसको हमने उसको उसने कहा जी लाइफ ड्राइव्स हैं, या उसको हम एरोज भी बोलते हैं, EROS एरोज। और दूसरे वो कहता है जी डेथ ड्राइव्स होते हैं जो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, डिमोटिवेशन की तरफ ले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। उसको उसने कहा जी ये डेथ ड्राइव्स हैं और इसको थैनाटोस भी कहते हैं। और अग्रेशन के बारे में उसने ये कहा था कि अग्रेशन जो है ये भी एक डेथ ड्राइव है, या इसको थैनाटोस भी हम बोलते हैं। ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये हमें जो सोशल लर्निंग थ्योरी है जी दूसरे नंबर पे देखें, इसको प्रेजेंट किया था एल्बर्ट बेंडोरा ने 1977 में। और वो क्या कहता है जी कि अग्रेशन क्या है, ये एक सर्कुलर इफेक्ट है। हम अपनी सोसाइटी से, हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, वहां से हम ये सीखते हैं अग्रेशन जो है। तीसरे नंबर पे जो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी है, इसको प्रेजेंट किया था डॉलर्स एंड बर्कोविट्स ने 1939 में। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी जब भी हमें अपने गोल को अचीव करने में, अपने गोल को हासिल करने में कोई हर्डल का सामना करना पड़ता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और यही फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमें लीड करती है अग्रेशन की तरफ। इसको फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये तीनों थ्योरीज जो है वो अग्रेशन से रेलिवेंट है। नंबर 8 पे देखें क्वेश्चन, इंस्टिंक्ट थ्योरी इज द अदर नेम ऑफ, इंस्टिंक्ट थ्योरी का अदर नेम क्या है? तो इसका अदर नेम जो है वो लॉरेंस थ्योरी है। लॉरेंस जो था वो एक कह ले साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी पेश की थी इंस्टिंक्ट बिहेवियर्स के ऊपर, और उसने एनिमल्स की इंस्टिंक्ट बिहेवियर के ऊपर थ्योरी पेश की थी, जो सेम यही चीज थी जो इसने हमारे यहाँ पे सिगमंड फ्राइड ने पेश की थी। इसलिए हम इसको अदर नेम इसका लॉरेंस थ्योरी भी इसको कहते हैं, इंस्टिंक्ट थ्योरी का दूसरा नाम। उसके बाद नंबर 9 पे देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स अग्रेशन इज डेट्रीमेंटल टू द परफॉर्मर। डेट्रीमेंटल से मुराद क्या होता है? नुकसानदेह है। वो कौन सी स्पोर्ट्स हैं जी जिसमें अग्रेशन जो होता है वो हमारे लिए नुकसानदेह है? अब कुछ ऐसी स्पोर्ट्स भी हैं जिसमें अग्रेशन हमें फायदा पहुंचाता है, जैसे बॉक्सिंग है, जैसे कबड्डी है, जैसे रेसलिंग है, जैसे फेंसिंग या जूडो है। तो इस तरह की जो स्पोर्ट्स होती हैं उसमें अग्रेशन हमें फायदा पहुंचाता है, यानी कि जो हमारी कह लें कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स होती हैं, कॉम्बैट फाइटिंग वाली स्पोर्ट्स जो हैं उसमें अग्रेशन हमें फायदा पहुंचाता है। और जो नॉन कॉम्बैट स्पोर्ट्स होती हैं उसमें अग्रेशन हमें फायदा नहीं पहुंचाता, नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो आर्चरी जो है ये नॉन कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट COMBAT, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइटिंग वाली। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है कि आर्चरी जो है, निशानाबाजी जिसे हम कहते हैं उर्फ आम में, उसमें अग्रेशन हमें फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है। नंबर 10 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर अग्रेशन। इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो अग्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, BIDR, बस, डर की, हॉस्टिलिटी, इन्वेंट्री। ये मैंने वैसे यहाँ पे डिटेल इसकी ब्रैकेट में लिख दी है, अदरवाइज एमसीक्यूज में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है ये डिटेल इसकी ना लिखी जाए कि ये किस चीज की एब्रीविएशन है BIDR। तो आपने याद रखना है BIDR असल में ये होता क्या है, ये क्वेश्चन एयर होता है जिसमें लिकर्ट टाइप स्केल जिसमें यूज किया जाता है, क्वेश्चन एयर होता है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं और उनकी मदद से हम अपने इंडिविजुअल्स का अग्रेशन जो होता है उसको मेजर करते हैं। तो ये एक टेस्ट है अग्रेशन को मेजर करने के लिए। उसके बाद नंबर 11 क्वेश्चन देखें जी, डैश इज कॉल्ड ट्रेट एंजाइटी। अब इससे प्रीवियस जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें हमने अग्रेशन के बारे में डिटेल पढ़ लिया, जो जो चीजें स्ट्रेस से जुड़ी हुई थी हमने उन तमाम चीजों को कवर अप करने की कोशिश की। अब यहां से एंजाइटी शुरू हो जाती है। एंजाइटी असल में क्या है जी? एंजाइटी से मुराद ये है कि ये नेगेटिव इमोशनल स्टेट है, नेगेटिव इमोशनल स्टेट। जैसे अग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक बिहेवियर है हमारा जिसमें हम जानबूझकर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को इंजर करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह एंजाइटी क्या है? एंजाइटी जो है ये हमारा एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट है जिसमें हमारे माइंड में नेगेटिव ख्यालात आते हैं, खौफ आता है, अप्रीहेंशन या नर्वसनेस आती है, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। यहां पे वो हमसे पूछ रहा है जी, डैश इज कॉल्ड ट्रेट एंजाइटी। अब एंजाइटी की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रेट एंजाइटी, एक स्टेट एंजाइटी।
ट्रेट एंजाइटी जो होती है वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, यानी कि जनरल लेवल ऑफ एंजाइटी, उसको हम ट्रेट एंजाइटी कहते हैं। यानी कि रूटीन मैटर्स में, हम आम हालात में, आम चीजों में भी हमारे माइंड में जो नेगेटिव ख्यालात आते हैं, कम आते हैं या ज्यादा आते हैं, वो चीज हमारी ट्रेट एंजाइटी को शो करती है। अगर हर मामले में ही हमें नेगेटिव ख्यालात हमारे माइंड में आते हैं तो इसका मतलब हमारी ट्रेट एंजाइटी ज्यादा है, ठीक है। और अगर कम आते हैं तो हमारी ट्रेट एंजाइटी कम है। तो यहाँ पे वो हमसे ट्रेट एंजाइटी के बारे में पूछ रहा है जी। ऑप्शन ए देखें, एंजाइटी इज एन अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ इनर टर्मोइल एंड नर्वस बिहेवियर। टर्मोइल से मुराद होता है डिसऑर्डर। तो एंजाइटी वो कहता है जी एक अनप्लेजेंट स्टेट है इनर टर्मोइल एंड नर्वस बिहेवियर, यही इसकी डेफिनेशन है जी ट्रेट एंजाइटी को। यहाँ पे उसने पूछा हुआ क्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 12 देखें, an immediate emotional state of apprehension and tension in response to specific situation। अब देखिए उसने बता दिया जी स्पेसिफिक सिचुएशन है और है क्या, एप्रीहेंशन और टेंशन है, ठीक है। यानी कि खौफ है, टेंशन है, नर्वसनेस है, तो क्या होगा जी स्टेट एंजाइटी होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद नंबर 13 में देखें, इन अ फुटबॉल मैच अ प्लेयर ड्यूरिंग पेनल्टी किक फील डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग द टास्क एट हैंड, रेपिटेटिव नेगेटिव थॉट्स, अनईज एंड फियर। के पेनल्टी किक के दौरान वो कह रहा जी बार बार उसके माइंड में नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, वो अनईज फील कर रहा है, वो फियर फील कर रहा है। तो ये किस चीज की अलामत है जी, ये तो हमें पता है कि ये एंजाइटी है। लेकिन अब एंजाइटी के इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने एंजाइटी की दो टाइप्स पढ़ी थी ना, ट्रेट एंजाइटी और स्टेट एंजाइटी, ये एंजाइटी की दो टाइप्स थी। आगे फिर एंजाइटी के इफेक्ट्स भी होते हैं, एक को हम कहते हैं सोमैटिक इफेक्ट्स और दूसरे होते हैं कॉग्निटिव इफेक्ट्स। सोमैटिक इफेक्ट्स वो होते हैं जो हमें फिजिकली शो होते हैं, जैसे हमारे पसीना आना, माथे पे, हाथों और पांव का कांपना, या हाथों पे पसीना आना, कुछ अल्फाज सही तरीके से बयान ना कर पाना, ये सोमैटिक इफेक्ट्स हैं, फिजिकल असरात हैं हमारी एंजाइटी के। और कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं जो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि रेपिटेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अनईज फील करते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, खौफ आता है माइंड में, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी एंजाइटी के कॉग्निटिव इफेक्ट्स हैं, या इसको कॉग्निटिव एंजाइटी भी कहा जाता है। तो इस आंसर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कॉग्निटिव एंजाइटी, या इसको कॉग्निटिव इफेक्ट भी बोलते हैं। नंबर 14 पे देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग एंजाइटी। एंजाइटी को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट इसमें यूज नहीं होता। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो हमें नजर आता है जी सी नंबर जो है ऑप्शन सी, BIDR, ये वाला जो टेस्ट है ये हमने पढ़ा था कि ये अग्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी जितने भी दिए हुए हैं ये एंजाइटी को मेजर करने के लिए ही यूज किए जाते हैं, जैसे STAI लिखा हुआ है, इससे मुराद होता है स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंट्री। दूसरे नंबर पे SCAT लिखा हुआ है, इससे मुराद होता है स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट। चौथे नंबर पे CSAI लिखा हुआ है, इससे मुराद होता है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंजाइटी इन्वेंट्री। तो ये बाकी तमाम जो है एंजाइटी को मेजर करने के लिए होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो अग्रेशन का टेस्ट है एंजाइटी का नहीं है। नंबर 15 पे देखें जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू रिड्यूस एंजाइटी एक्सेप्ट, कि एंजाइटी को कम करने के लिए बाकी तमाम मेथड्स कहता है यूज करते हैं, कौन सा एक यूज नहीं करेंगे। इमेजिनरी हमें पता है, ये भी हम एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी, मोटिवेशन भी। पनिशमेंट जो है ये एंजाइटी को कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इमेजिनरी देखें ना, इमेजिनरी जब हम करते हैं तो उससे रिहर्सल होती है उसके माइंड में पॉजिटिव बिहेवियर की, पॉजिटिव एक्सपीरियंस की। कॉन्फिडेंस जब उसको आ जाता है तो फिर उसके माइंड में नेगेटिव ख्यालात नहीं आते। जब वो हाईली मोटिवेटेड होता है तो फिर भी उसके माइंड में नेगेटिव ख्यालात नहीं आते। तो ऊपर वाले तीनों जो है ये हम एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी नहीं करते, पनिशमेंट नहीं करते। नंबर 16 पे देखें जी, स्ट्रेस इज। अब ये स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है जी, स्ट्रेस किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, किसी भी स्पेशल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हमारी बॉडी रिस्पोंड कैसे करती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अगर तो किसी स्पेशल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हमारी बॉडी चैलेंज के तौर पे लेती है तो उसको हम यूज स्ट्रेस कहते हैं, और अगर हमारी बॉडी उसको थ्रेट के तौर पे लेती है तो उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, या नेगेटिव स्ट्रेस उसको कहा जाता है। यानी कि स्ट्रेस की दो टाइप्स हैं, यूज स्ट्रेस
और दूसरे नंबर पे डिस्ट्रेस। यूज स्ट्रेस को हम पॉजिटिव स्ट्रेस भी कहते हैं और डिस्ट्रेस को हम नेगेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। यूज स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी किसी भी स्पेशल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को चैलेंज के तौर पे लेती है, और डिस्ट्रेस में हमारी बॉडी किसी भी स्पेशल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को थ्रेट के तौर पे लेती है, उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। अब ये स्पेशल स्टिमुलाई क्या होगा, फर्ज करें रूटीन में आप लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं ग्राउंड के अंदर, प्रैक्टिस मैच या रूटीन के मैच होते हैं, तो वो जो मैच होता है वो भी आपका स्टिमुलाई ही है, वो भी आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई ही है, लेकिन वो स्पेशल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रूटीन है, प्रैक्टिस है, रूटीन का हिस्सा है। लेकिन जब आपका मैच कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है, आपके कैरियर का कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है, या आपका मैच किसी खास हरीफ से होता है, तो उस वक्त वही मैच जो होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो था, लेकिन वो स्पेशल बन जाता है, क्योंकि वो रूटीन मैटर नहीं है, वो आपके लिए स्पेशल था, वो उसकी कोई वेटेज है, वो आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपका हरीफ बड़ा तगड़ा है, आप उसको हराना चाहते हैं, या आपके ऊपर उसका प्रेशर है उस मैच का, तो वो फिर आपका स्पेशल स्टिमुलाई बन जाता है, स्पेशल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब आप उस स्पेशल एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होगा, वो मैच जो होगा, उसको कैसे लेते हैं? चैलेंज के तौर पे लेते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा खेलना है, मैंने अपनी टीम को जिताना है, मैंने अपनी मुखालिफ टीम को बुरी तरह बिछाड़ देना है, तो वो तो आपका फिर यूज स्ट्रेस हो जाएगा। और अगर आप उसको थ्रेट के तौर पे ले लेते हैं कि कहीं मैं हार ना जाऊं, मेरी टीम तो वो अच्छा बहुत परफॉर्म ना कर जाए, या आपको उसके बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में डाउट होना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब कि आपने उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को नेगेटिव ले लिया है, थ्रेट के तौर पे ले लिया, तो फिर वो आपका डिस्ट्रेस होगा या नेगेटिव स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब यहां पे वो आपसे पूछ रहा है स्ट्रेस क्या होता है जी स्पोर्ट्स परफॉर्मर प्लेयर के लिए? एडवांटेजियस टू द प्लेयर, प्लेयर के लिए फायदेमंद होता है, डेट्रीमेंटल टू हिज एबिलिटी, उसके लिए नुकसान होता है, या तीसरे नंबर पे बोथ एडवांटेजियस एंड डेट्रीमेंटल एज पर द सिचुएशन, कि वो कहता है जिस सिचुएशन के मुताबिक फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। तो हमने यही पढ़ा है कि दो टाइप्स होती हैं, यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, तो लिहाजा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये जो मैंने स्टिमुलाई से बात की है कि स्टिमुलाई क्या होता है, तो स्टिमुलाई को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। स्टिमुलाई से मुराद ये होता है कि कोई भी मुहर्रक, कोई भी मोटिव जो वजह बनता है आपकी हरकत की या आपके रिएक्शन की वजह बनता है, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। नंबर 17 पे देखें, देयर आर द कंडीशंस रिलेटेड विद स्ट्रेस एक्सेप्ट, ये कहता है वो कौन सी कंडीशन ऐसी है जो स्ट्रेस से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है? हाइपरटेंशन ये भी स्ट्रेस से रिलेटेड है, मेंटल इलनेस भी स्ट्रेस से रिलेटेड है, पेप्टिक अल्सर भी स्ट्रेस से रिलेटेड है, एक एनीमिया जो है ऑप्शन बी जो है ये स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है, ये हमें पता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का एक डिसऑर्डर होता है, जो आरबीसी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, तो लिहाजा इसका स्ट्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 18 पे देखें, आ स्ट्रेस सिचुएशन विच ग्रैब्स अ पर्सन कंप्लीटली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए जब वो सिचुएशन एक पर्सन को ग्रैब करती है, तो उसको हम एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। ये असल में स्ट्रेस के इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर थोड़े अरसे के लिए हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो, तो हम एक्यूट स्ट्रेस उसको कहते हैं, अगर वो लंबे अरसे के लिए हो तो उसको हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे चूंकि शॉर्ट टाइम की बात कर रहा है, लिहाजा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नंबर 19 पे देखें जी, जीएएस गैस थ्योरी प्रेजेंटेड बाय हेंसिले इन 1936 बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ, कि ये जो गैस थ्योरी है, कहता जी हेंसिले ने प्रेजेंट की थी 1936 में, किस चीज की सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है? तो हमें पता है जी ये स्ट्रेस को डिस्क्राइब करती है, स्ट्रेस को एक्सप्लेन करती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्ट्रेस को कौन सी थ्योरी प्रेजेंट करती है, तो हमें पता है उसका नाम गैस थ्योरी, जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम उसको कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि गैस थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी, हमें पता है जी हेंसिले ने प्रेजेंट की थी। ये भी पूछ सकता है कि कब प्रेजेंट की थी, 1936 में। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरह वो स्टेटमेंट को घुमा सकता है। हमारा मकसद यहाँ एमसीक्यूज की शक्ल में आपको वो तमाम चीजें हाईलाइट करनी है जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब नंबर 20 पे देखें क्वेश्चन जो है जी, इन डैश स्टेज ऑफ जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल हार्मोन इज स्टार्टेड, कि जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम की वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें एड्रेनालिन और कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसकी वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब हमें पता है कि जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम या गैस थ्योरी ऑफ स्ट्रेस जो है उसकी तीन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को हम अलार्म स्टेज कहते हैं,
दूसरी स्टेज को हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्टेज, तीसरी स्टेज को हम कहते हैं एग्जॉस्शन स्टेज, और ये इसके जो अदर नेम है, पहली जो अलार्म स्टेज है इसको फाइट एंड फ्लाइट भी कहा जाता है, रेजिस्टेंस स्टेज को हम रिकवरी स्टेज भी कहते हैं, एग्जॉस्शन स्टेज को हम इफेक्ट भी कहते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, जिसे अलार्म स्टेज है, ये होती है फाइट एंड फ्लाइट। जब हम किसी सिचुएशन का, स्ट्रेस का सामना करते हैं तो उस वक्त सबसे पहले हमारी ये वाली स्टेज एक्टिवेट होती है, हमारी बॉडी इस स्टेज में चली जाती है, अलार्म स्टेज में, और इस स्टेज में फिर एड्रेनालिन और कोर्टिसोल हार्मोन जो है, अच्छा बाज़ औक़ात ये भी पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन का दूसरा नाम, स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं, तो हमें पता है जी कोर्टिसोल हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया कि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, तो उसको हम कोर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। तो हमारी जो जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम थ्योरी जो है ना जी, उसकी फर्स्ट स्टेज जो अलार्म स्टेज जो है वो हमें बताती है जी, जब हम फाइट एंड फ्लाइट स्टेज में होते हैं तो उस वक्त कोर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन जो होते हैं ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ब्लड की जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ सप्लाई को बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, हमारा जो रिस्पिरेशन होती है उसको बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को तैयार करते हैं फाइट करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ले ये जी हमारे 20 क्वेश्चन थे जो हमने अग्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के हवाले से आपके साथ डिस्कस किए। होप्स हो कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। और मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि हमारा मकसद यहाँ पे जस्ट आप लोगों को क्रैमिंग रट्टा लगवाना नहीं है एमसीक्यूज का। हमारा मकसद ये है कि एमसीक्यूज के साथ साथ हम आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करें, सब्जेक्टिव प्रिपरेशन आपकी हो, क्योंकि स्टेटमेंट तो वो घुमा फिरा के किसी भी तरह पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि उसने यही स्टेटमेंट पूछनी है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट को किसी भी तरह मोड कर सकता है, किसी भी तरह आपसे पूछ सकता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम टॉपिक वाइज आप लोगों को यहाँ पे एमसीक्यूज के जरिए आप लोगों को ये समझा सकें कि भाई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ये वाला जो टॉपिक है इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसी चीज के मुतल्लिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्ट्रेस में इससे मुतल्लिक पूछे जा सकते हैं, एंजाइटी में इससे मुतल्लिक पूछे जा सकते हैं, ताकि आप उन तमाम चीजों को कंप्रीहेंसिवली प्रिपेयर कर सकें और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।